हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम इस पर पॉलिटी पर 3 पार्ट बना चुके हैं। तो पॉलिटी का एक पार्ट इसके बाद और आएगा, उसके बाद पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यूथ कंपटीशन टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने पूरे देश में को 8वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो कब मनाया? 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इससे ध्यान रखना है फ्रेंड, निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ज्ञात है कि वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको 2020 का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो कहाँ पे लाई गई थी? केरल में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल राज्य में हुआ था। वर्ष 2004 में 4 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत की प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो सांसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सांसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो कौन था? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1952 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय निर्वाचक आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो किसके लिए नहीं जिम्मेदार है? पंचायत चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य का निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, 18 वर्ष की उम्र भारत में कर चुका हो, जो मतदाता की सूची में शामिल हो, तथा पागल या अपराधी ना हो, को मताधिकार प्राप्त हो। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? सांसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाए तब तक रहता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद
से उस रीति और अन्य आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात सांसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी उसे हटाया जा सकता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो कब हुआ था? 1951 से 1952। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव 1951-52 ईस्वी में संपन्न हुए। इस आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी। इस समय चुनाव के समय सुकुमार सेन थे चुनाव आयुक्त। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है? सीईसी का अर्थ क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वर्तमान में भारत के 23वें चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं योजना आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ये एक सलाहकारी निकाय थी। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू व उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST का आयोग का गठन किया था। इस आयोग के प्रमुख कौन होगा? तो कौन होगा? ऐरोला श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया तथा इस आयोग का चेयरमैन ऐरोला श्रीनिवासन को बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है फ्रेंड्स? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम ध्यान रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और इसे निर्देशनात्मक नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसकी उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके स्थान पर लाया गया है इसे? योजना आयोग के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान मार्च 2019 में भी राजीव कुमार ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायती राज से क्वेश्चन। तो पहला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, ताल्लुक, जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायती राजों के गठन का निर्देश दिया गया था। फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विवेक केंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो किसने की थी ये? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में किया गया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया जो निम्न है: ग्राम पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति।
इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत करना चाहिए, निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो सब ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली के अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो किसने किया ये? अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो कौन सा था? मद्रास नगर निगम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का पहला नगर पालिका नगर निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो क्या था? LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी ने 1986 ईस्वी में ML सिंघवी समिति बनाई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी को किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, तो चुनाव कब होगा? स्थगित समय से 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRLI चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की गई है? मैट्रिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया? तो घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया था। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? तो क्या योग्यता है? न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यताएं कक्षा 5 के पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपात उपबंध से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो इजी क्वेश्चन है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। तो पहला है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्न हैं: संसद सदस्यों का मनन का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में कहा गया है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में कहा गया है, नियुक्ति संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी जी की नियुक्ति करने के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब इंदिरा गांधी की
देश की प्रधानमंत्री थी, उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 के। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकाल शक्तियाँ प्राप्त हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 में। और क्या है? वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। और उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो किसमें है? अनुच्छेद 360 में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सी निधि का उपयोग कर सकते हैं? आकस्मिक निधि का। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि के को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। ये निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वो किसी भी अप्रत्यक्ष व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसे बाद में सांसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान संशोधन से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया? तो कौन से संशोधन में? 69वें संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में सांसद द्वारा 79वें संविधान संशोधन में 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को समय समय पर आवश्यकता अनुसार अब तक कुल 123 बार, तो ये जब पेपर लिखा गया जब की बात है, लेकिन अब शायद चेंज हो चुका है। तो 103 बार संशोधित किया जा चुका है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। तो आपको इस डेट को जरूर ध्यान रखना है कि पहली बार कब संशोधन किया गया था। तो 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोनों ऊपरी और निचले सदन से अलग अलग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 की प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? आचमन युक्त धारा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रभावित मसौदे में शामिल है, जबकि आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था? तो कौन सा किया गया था? 73वां। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 में एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो कौन से संशोधन में? 42वें। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसका मतलब होता है सेक्युलर, अखंडता जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो कौन से संशोधन में किया गया था? 42 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोगरो, मैथिली, सांथली भाषाओं को समावेश 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य तो क्या था? उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 351(1) में 15वें स्थान पर आने वाली भाषा उड़िया के नाम को परिवर्तित कर उड़िया कर दिया गया है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो क्या थी? 100। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अब तक अपडेट रहना है, अब कितनी हो चुकी तो उसी हिसाब से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या है, तो आपको आपके हिसाब से आंसर देना कितने संशोधन हो चुके हैं, तो आपको उसे ध्यान रखना है। 100, इसमें उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर था 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन? 93 संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 99 संशोधन किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो कौन सी है? 8वीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को प्राप्त है? 22। तो ये एग्ज़ाम में एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब भी कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। तो आप इन भाषाओं को देख सकते हैं, 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं। आप इस वीडियो का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गढ़वाली यानी कि पहाड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल की राज्य भाषा है कौन सी है? मलयालम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है? कौन सी नहीं है? मराठी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स,
द्रविड़ भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएँ आती हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। इसका विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ। इसे बोलने वालों को कुल संख्या 9 करोड़ है, जो 900 ईस्वी से प्रचलन में है। ये भी हिंदी के समान संस्कृत आधारित भाषा है, जो महाराष्ट्र और गोवा की राज्य भाषा है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? तो कौन सी है? कोंकणी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो गोवा की कार्यालयी भाषा कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयी भाषाएं हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो कौन सी है? अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों को प्रतिवेदनों को बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के भिन्न व्यक्तियों के भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत का महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितना होता है? अनिश्चित। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदवी, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद पर यह बना रहता है, अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित रहता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वर्तमान मई 2019 में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। तो इसे जब चाहें राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। इसकी नियुक्ति संविधान की धारा 76(1) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत में अब तक 15 महान्यायवादी रह चुके हैं। वर्तमान समय में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि अधिकारी के पास सांसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो किसका है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो पॉलिटी का एक पार्ट और रहेगा जिसमें हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। तो हमारा टारगेट ये है यूथ की दोनों किताबों को जल्द से जल्द ख़त्म कराना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।